नमस्कार। भारत का इतिहास मतलब हजारों सालों में फैला एक महाकाव्य। पर क्या हो अगर हम इसे सिर्फ कुछ ही मिनटों में समझ सकें, बस कुछ सबसे अहम मोड़ों को आपस में जोड़कर। आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। तो चलिए इतिहास के इस तेज रफ्तार सफर पर निकलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या ये सच में मुमकिन है? 3000 साल, न जाने कितने साम्राज्य और करोड़ों कहानियां, और ये सब कुछ मिनटों में। सुनने में तो नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन इसका एक तरीका है। और वो तरीका ये है कि हम हर एक घटना को न देखें, बल्कि उन टर्निंग पॉइंट्स को पकड़ें जिन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। बस इन डॉट्स को कनेक्ट करके हमारे सामने एक पूरी साफ तस्वीर उभर आएगी। तो हमारा ये सफर शुरू होता है प्राचीन भारत से। ये वो दौर था जब आने वाले साम्राज्यों और महान विचारों की नींव रखी जा रही थी। ये सिर्फ एक शुरुआत नहीं थी, ये अपने आप में एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट था। जरा धोलावीरा की इंजीनियरिंग के बारे में सोचिए। मतलब आज से हजारों साल पहले एक इतना जबरदस्त वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बना लेना और पूरे शहर को इतने प्लान तरीके से 3 हिस्सों में बांटना, ये दिखाता है कि उस वक्त की जो अर्बन प्लानिंग थी वो कितनी एडवांस्ड और दूर की सोचने वाली थी। लेकिन ये एडवांस्ड प्लानिंग सिर्फ शहरों तक ही नहीं थी, ये साम्राज्य बनाने में भी दिखती थी। समुद्रगुप्त की जीत की कहानी प्रयाग प्रशस्ति में लिखी हुई है, जो हमें उस समय की पॉलिटिकल पावर और विस्तार की एक कमाल की झलक देती है। अच्छा, पर इतना बड़ा साम्राज्य आखिर चलता कैसे है? यहीं पर एंट्री होती है कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की। ये कोई मामूली किताब नहीं थी, बल्कि ये शासन और राजनीति का एक ऐसा फॉर्मूला था जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। और कौटिल्य का जो नजरिया था ना, वो वाकई में रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने स्टेट को यानी राज्य को एक जीती जागती बॉडी की तरह देखा, जिसके 7 हिस्से हैं, राजा से लेकर उसके दोस्त यानी सहयोगी देशों तक। और उनका लॉजिक बड़ा सिंपल था, अगर एक भी हिस्सा कमजोर हुआ तो समझो पूरा का पूरा राज्य ही कमजोर पड़ गया। ये अपने आप में गवर्नेंस का एक पूरा ब्लूप्रिंट था। खैर, वक्त आगे बढ़ता है और प्राचीन भारत की उस नींव पर अब नए नए साम्राज्यों की इमारतें खड़ी हो रही थीं। यह मध्यकाल का दौर था, यानी ड्रामेटिक बदलावों का दौर, जहां पावर का गेम लगातार बन और बिगड़ रहा था। तालीकोटा की लड़ाई इसी उथल-पुथल का एक बहुत बड़ा सबूत है। इसने हमें दिखाया कि उस जमाने में कैसे बड़े से बड़ा साम्राज्य भी एक ही झटके में खत्म हो सकता था और उसकी जगह नई ताकतें ले लेती थीं। ये पावर के बदलते नेचर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। लेकिन इस सत्ता के खेल के बीच कुछ ऐसे सुधार भी हो रहे थे जो हमेशा के लिए टिकने वाले थे। शेर शाह सूरी का रुपया सिर्फ एक नया सिक्का नहीं था, बल्कि ये एक स्टैंडर्डाइज करेंसी थी, जिसने व्यापार और एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत आसान बना दिया। और ये एक ऐसा आर्थिक सुधार था जिसकी विरासत आज भी हमारे रुपए में जिंदा है। और मजे की बात यह है कि ये कोई अंदाजे से बनाया गया सिक्का नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसका वजन एकदम सटीक 178 ग्रेन तय किया गया था। सोचिए, इतनी प्रिसिजन। यही बात उस दौर की एडमिनिस्ट्रेटिव समझ को दिखाती है। और सच कहें तो यही वो सिक्का है जिसे हम आज के रुपए का असली पूर्वज मान सकते हैं। और प्रशासनिक सुधार की बात हो तो शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान को कैसे भूल सकते हैं। ये 8 मंत्रियों की काउंसिल गवर्नेंस का एक बिल्कुल नया और बहुत असरदार मॉडल था। ये दिखाता है कि अच्छे शासन की तलाश हर दौर में जारी रही। तो प्राचीन और मध्यकालीन भारत की इन सब घटनाओं ने एक तरह से वो स्टेज तैयार किया जिस पर औपनिवेशिक काल और हमारे स्वतंत्रता संग्राम का पूरा नाटक खेला गया। ये एक राष्ट्र के बनने की कहानी है। राष्ट्रवादी आंदोलन को जिस एक सोच ने सबसे ज्यादा हवा दी, वो थी ये आर्थिक आलोचना। दादा भाई नौरोजी की ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी ने पहली बार आम लोगों को बहुत सीधी भाषा में समझाया कि अंग्रेजी शासन भारत को आर्थिक तौर पर कैसे खोखला कर रहा था। इसने सचमुच एक चिंगारी लगा दी थी। और ये टाइमलाइन देखे, ये आज़ादी के संघर्ष की बढ़ती रफ्तार को दिखाती है। 1905 के बंगाल विभाजन के खिलाफ उठे विरोध से लेकर 1946 के कैबिनेट मिशन तक, जब पावर ट्रांसफर की बात होने लगी, हर एक घटना ने इस लड़ाई के तरीके और इसकी दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। आज़ादी की लड़ाई ना सिर्फ एक फ्रंट पर नहीं लड़ी जा रही थी। एक तरफ तो गांधी अरविंद पैक्ट में अंग्रेजों के साथ पॉलिटिकल बातचीत चल रही थी,
तो वहीं दूसरी तरफ पूना पैक्ट में हमारे अपने भारतीय नेताओं के बीच सामाजिक और राजनीतिक हक के बेहद पेचीदा सवालों पर बहस हो रही थी। और हाँ, ये संघर्ष सिर्फ कुछ बड़े नेताओं तक ही सीमित नहीं था। इसकी असली ताकत तो इसकी डाइवर्सिटी में थी। कहीं हसरत मोहानी के क्रांतिकारी नारों की गूंज थी, तो कहीं राजा राम मोहन राय के सामाजिक सुधारों की सोच, कहीं वाइकोम जैसे आंदोलनों की जमीनी ताकत थी, तो कहीं चंपारण में गांधी के सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग था। ये हर लेवल पर एक बहुत बड़ा आंदोलन था। तो हमने हजारों सालों का ये सफर तय कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि इन सभी घटनाओं का आज के दौर में क्या मतलब है। ये सिर्फ गुजरे हुए कल की कहानियां नहीं हैं, ये एक जीती जागती विरासत है। चाहे वो कौटिल्य की राज्य व्यवस्था हो, शेरशाह की स्टैंडर्ड करेंसी हो, या फिर आज़ादी की लड़ाई के ऊंचे आदर्श, इन सभी की छाप हमें आज के भारत की नीतियों और हमारे संविधान में साफ दिखती है। हमने जो अलग अलग डॉट्स देखे, वो आज भी कहीं ना कहीं हमारे जड़ों से जुड़े हुए हैं। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए, प्राचीन शासन कला, मध्यकालीन प्रशासनिक सुधार या फिर स्वतंत्रता संग्राम के मूल्य, इतिहास की इन तमाम गूंजों में से कौन सी आवाज आज के भारत में सबसे ज्यादा और सबसे साफ सुनाई देती है?